everyone, welcome to today's session. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीटेट का पेपर। एक और प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम सीटेट के साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले 2012 वाला, ठीक है, जैन 2012 वाले पेपर को। इससे पहले मैंने 2011 का पेपर आपसे डिस्कस किया था, तो वहां पर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपका 2012 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे। साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ। आप देख सकते हैं सीटेट 2 के पेपर में आपके 30 क्वेश्चंस मैथ्स के, 30 क्वेश्चंस आपके साइंस के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, साइंस के क्वेश्चंस आपके साथ जब डिस्कस करती हूँ तो आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग आपकी ये बनती है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, प्लस हम टॉपिक को भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, The following observations were made by students A, B, C and D when they rubbed solid baking soda on dry litmus paper. ठीक है, तो यहाँ पर solid baking soda को dry litmus paper के ऊपर रब किया गया है और स्टूडेंट्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनके रिजल्ट्स को उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से टैबुलेट किया है। तो हमें बताना है किसने करेक्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बनाई है। देखिए, एक चीज यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NaHCO3। ठीक है, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, और जब ये आपका आयंस में ब्रेक होता है तो Na+ और HCO3 नेगेटिव आयंस यहाँ पर बनती है। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा है, ये क्षारीय है। अब एक चीज और नोट करेंगे हम कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड जो हैं वो आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और जो बेसेस होते हैं आपके, वो आपके रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमें यही दिया हुआ है। लिटमस पेपर के साथ जो टेस्ट है वही इन्होंने यहाँ पर किया है, और उसके बाद कलर क्या क्या चेंज हुए वो उन्होंने लिखे। रेड लिटमस का पेपर क्या चेंज हुआ है और यहाँ ब्लू लिटमस पेपर का क्या कलर चेंज हुआ है, इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है। अब ये चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि ये तभी होता है जब या तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट हो, यानी जो भी आपको टेस्ट करना है। यहाँ पर हमें ड्राई बेकिंग सोडा दे रखा है। ड्राई है यानी कि हम यहाँ पर इसके आयंस जो है ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया आयंस होते हैं, ये आयंस ब्रेक कब होंगे, जब इसे हम सॉल्यूशन बनाते हैं यानी वाटर में मिक्स करते हैं। ठीक है, और जब ये आयंस फ्रीली अवेलेबल होंगी, यही आपका क्या करेंगे, लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करती है। या तो हमारा लिटमस पेपर मॉइस्ट हो या फिर हमें लिटमस सॉल्यूशन दिया जाए, तो उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये आपका बेकिंग सोडा भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी अगर आपका ड्राई है तो रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ये आयंस प्रेजेंट ही नहीं है। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, एसिड्स जो है वो कौन से होते हैं, जो आपके H+ आयंस देते हैं, यानी कि अगर वाटर के साथ इसे मिक्स करोगे तो H3O पॉजिटिव आयंस, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और बेसिस कौन से होते हैं, जो आपकी OH नेगेटिव आयंस देते हैं अपने सॉल्यूशन में, और यही आपके लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर बेकिंग सोडा भी सॉलिड है और लिटमस पेपर भी ड्राई है, कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगी, यानी ना तो यहाँ पर रेड लिटमस पेपर में कलर चेंज होगा ना ब्लू लिटमस पेपर में कलर चेंज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका यहाँ पर, डी ने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन किया है, कोई कलर चेंज हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और अगर वैसे आइडियली होना क्या चाहिए था, आइडियली आपका जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक होता है नेचर में, तो इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा सही ऑप्शन क्या आ गया, 4। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर शोज 5 स्मॉल डिविजन्स बिटवीन द मार्किंग्स 55 डिग्री सेल्सियस एंड 56 डिग्री सेल्सियस। तो 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच में 5 छोटे डिविजन्स हैं। ठीक है, तो हम कौन से टेम्परेचर को सही सही मेजर कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताना है। अब देखो, एक स्केल अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं और मुझे कौन सी दो पॉइंट्स दिए हैं, एक तो 55 डिग्री दिया है और दूसरा क्या दिया है, 56, और इसके बीच में वो कह रहे हैं 5 इक्वल डिवीजन है। 5 मतलब मुझे अगर इक्वली डिवाइड करना है तो मुझे टोटल यहाँ 4 लाइंस यहाँ पे बनानी है। ठीक है, अब इक्वल डिविजन है, यानी ये होगा आपका 55.2, ये होगा आपका 55.4, ये होगा आपका 55.6, ये हो जाएगा 55.8। ठीक है, तभी तो होता है आपका बीच में आपके टोटल यहाँ पर डिवीजन जो निकल के आ रहे हैं। अब ये 55.8 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को ही जो बिल्कुल सही से मेजर कर पाएंगे, ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। 55.1 को हम सही चेक नहीं कर पाएंगे, 5 को भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 4 6 8 है ना। हाँ, इसे कर सकते हैं। 55.2 हमारा इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, इसको हम बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3। फिर देखिए, which of the following group of words can be correctly identified with rhizobium? निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? तो यहाँ पर आपका क्या क्या दिया है? रूट नोड्यूल्स दिया है, पिक्चर प्लांट दिया है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल दिया है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिए, राइजोबियम है कि आपका राइजोबियम आपका एक तरीके का बैक्टीरिया है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये राइजोबियम जो होता है ये आपके रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? दालों वाले पौधे, जैसे कि मटर हो गया, ठीक है, आपकी जो पल्सेस दालें वगैरह होती है, लोबिया हो गया, चना हो गई, अरहर हो गई, जो इस तरह की जो दालें होती हैं उसके जो रूट्स होती है, रूट्स के अंदर क्या होते हैं? ये रूट नोड्यूल्स बने हुए हैं। ये आपका रियल आपका देख सकते हैं, फोटो में भी आपको दिख रहे हैं रूट नोड्यूल्स। ठीक है, और यहाँ आपको इस ड्राइंग में भी दिख रहे होंगे, ये रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, वैसे कई सारे जो आपके बैक्टीरिया हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं पूरे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो आपका रूट नोड्यूल्स पे रहता है। और यहाँ पर रूट नोड्यूल्स के अंदर उसका काम होता है कि जो नाइट्रोजन रिच बना दे वो सॉइल को। ठीक है, ये जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन प्लांट की और इस बैक्टीरिया की, इस एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप का मतलब है दोनों पार्टनर्स बेनिफिट हो रहे हैं। भाई बैक्टीरिया को क्या मिल जा रहा है? बैक्टीरिया को मिल रहा है भोजन, उसे मिल रहा है फूड फ्रॉम द प्लांट। और जो प्लांट है, प्लांट को क्या मिल रहा है? प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो बैक्टीरिया उसके लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो डायरेक्टली वो यूज नहीं कर सकता, उसको कन्वर्ट करके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में अवेलेबल करवा रहा है। कौन? ये बैक्टीरिया। ठीक है, और मैं फिर से कहूंगी बैक्टीरिया और भी है जो इस पूरे नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में होते हैं, पर यहाँ पे रूट नोड्यूल्स में कौन सा रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो चलो अब हम देखते हैं कौन कौन से टर्म्स इससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। यहाँ पर रूट नोड्यूल सही है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल और पिक्चर प्लांट ये गलत है। यहाँ पर पिक्चर प्लांट आपका कैसा प्लांट है? पिक्चर प्लांट आपका एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी ये क्या करता है? पिक्चर की तरह इसकी शेप होती है ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर जो पत्ता जैसा बना होता है वो इसका लिड होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है ये लिड बंद हो जाता है, वो अंदर ही स्टिक हो जाएगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इस जिस सॉइल में ये होते हैं पिक्चर प्लांट वगैरह, ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और वो नाइट्रोजन की कमी वो इंसेक्ट्स को खाकर पूरी करता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो इसका नहीं है। सेकंड है नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट नोड्यूल्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, ये ठीक लग रहा है। और देख लेते हैं, रूट ऑफ लेग्यूम्स, पैरासाइट, पैरासाइट नहीं है। पैरासिटिक रिलेशनशिप में केवल एक बेनिफिट, एक पार्टनर को ही बेनिफिट होता है, वो दूसरे पार्टनर का क्या लेता है? होस्ट में से सारा न्यूट्रिशन ले लेता है। और लेग्यूमिनस प्लांट सिम्बायोटिक, स्टेम नोड्यूल्स। देखो अब यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट और सिम्बायोटिक सही है, लेकिन स्टेम के नोड्यूल्स नहीं होते, रूट के नोड्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन 2 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलेंगे। When carbon dioxide is passed through clear lime water solution, it turns milky. The milky appearance of lime water is due to. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसमें डालेंगे? लाइम वाटर में डालेंगे तो वो मिल्की हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है? जब लाइम वाटर आपका बात कर रहे हैं तो लाइम वाटर क्या है? CaOH होल्ड वाइज। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है आपका, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर में जब आप क्या डालोगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर अगर डालोगे तो ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। ये जो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका क्या है? यही आपका एक वाइट कलर का PPT यानी प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्यूबल है। इसीलिए हमें वो पानी लाइम वाटर को जब कार्बन डाइऑक्साइड डाले तो वो कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर का PPT दिखाई देगा, मिल्की सा हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आपका आंसर चेक करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन लाइम वाटर, नहीं इम्प्योरिटीज नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, यही आंसर सही है। आगे भी देख लेते हैं, पर सॉल्यूबल कैल्शियम नहीं, सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, नहीं कर्डलिंग ऑफ मिल्क नहीं होती। तो आपका सही आंसर क्या है?
अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, जो पीपीटी की फॉर्म में आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट जो है पास की जाती है किसी मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है? मटीरियल लेंथ, लेंथ थिकनेस, मटीरियल थिकनेस, मटीरियल लेंथ थिकनेस। तो देखो H इज इक्वल टू क्या होता है? H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस जो है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई स्क्वायर आर टी होता है, आई जहां पे करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को देखो, आर क्या है? रेजिस्टेंस। अब आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ए। ठीक है, रो एल बाय ए, जहां पर रो का मतलब क्या है? रो है आपकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। एक यूनिट क्यूब का जो आपका मटेरियल है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये रेजिस्टिविटी होती है। एल होती है लेंथ, और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस। तो अब देखो, अगर हीट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और रेजिस्टेंस किससे मिलकर बना है आपका? ये किस किस पे निर्भर कर रहा है? ये रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, लेंथ के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, थिकनेस के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा? आंसर होगा 4। नेक्स्ट है आपका, पेट बॉटल्स एंड जार्स आर कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग एडिबल आइटम्स। पेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ। तो पेट बॉटल्स आपको पता ही होगा, हम लोग जो फूड आइटम्स होते हैं उन सबको स्टोर करने के लिए जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। तो पेट जो है वो किसका फॉर्म है? पॉलिस्टर, एक्रेलिक, रेयन, पॉलीएमाइड। तो ये पॉलिएस्टर का फॉर्म है। ठीक है, पॉलिएस्टर। पीईटी को आप देख सकते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? पॉलीइथाइलीन टेरेप्थेलेट। और ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर थर्मोप्लास्टिक ईस्टर है, जिसको हम बेवरेजेस बॉटल्स में यूज करते हैं, फूड कंटेनर में यूज करते हैं, क्लोथिंग फाइबर वगैरह में भी यूज करते हैं। पेट का साइन आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर। ठीक है, तो मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, ये है हमारे आयरन और कैल्शियम। ठीक है, आयरन और कैल्शियम। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट जो है इफेक्टिव हैं? तो देखो, एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं आपकी बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आपकी बैक्टीरिया जो होता है उसके अगेंस्ट काम करती हैं, बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट। तो इसमें डेंगू फीवर, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस जो है, बाकी आपकी वायरल डिजीज है। आपकी कॉलरा जो है एक आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स को। नेक्स्ट पे चलेंगे। व्हेन सीएनजी और एलपीजी अंडरगोस कंप्लीट कंबशन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। तो सीएनजी और एलपीजी जो है बहुत ही क्लीन फ्यूल्स होते हैं, और जब ये कंप्लीट कंबशन होगी तो उसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं? देखो, कभी भी कंप्लीट कंबशन जब होती है ना, तो हमेशा प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपका कंप्लीट कंबशन में हमेशा मिलता है। जैसे कि अगर आप क्या करो, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो अगर आपने मीथेन ले लिया, मीथेन भी एक फ्यूल है, अगर आप इसका कंप्लीट कंबशन कर रहे हो, O2 के साथ इसका अगर आपने क्या किया, रिएक्शन करवाया, तो ये आपका CO2 और H2O देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एलपीजी, आपका सीएनजी, ये कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? कंप्लीट कंबशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल आर। तो ऐसा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसमें सेल वॉल होती है? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यीस्ट, एल्गी। तो वो है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया है आपका, ये आप चेक कर सकते हैं, ये है बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें आप देख लो, ये इसकी बाहर से सेल वॉल है। अब सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल आपकी बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, हम जानते हैं आपके बैक्टीरिया के साथ साथ जितने भी प्लांट्स हैं उनमें भी आपकी सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं होती। हाँ, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में सेल वॉल होती है। और सेल वॉल जो सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसका काम क्या होता है? जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ना, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस में प्लांट को या प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि अदरवाइज बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर सेल जाएगी तो क्या होगा? तो उसमें वाटर जो है बिल्कुल अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने पिछले वाली शायद वीडियो में भी हमने एंडोऑस्मोसिस पढ़ा था। तो इस केस में सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स की सेल्स को भी, और आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया में भी उसको प्रोटेक्ट कर रही है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर बैक्टीरिया हो गया। अच्छा, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है वो आप बताएंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है ये आप कमेंट में लिख के बताना। चलो,
नेक्स्ट पे चलेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर्स इनटू अल्कोहल्स इज नोन एज। तो शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कौन सा है? होमोजेनाइजेशन, फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। तो ये आपका फर्मेंटेशन है। बाकी प्रोसेसेस को भी एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो होमोजेनाइजेशन है, होमोजेनाइजेशन क्या है आपका? मिल्क की होमोजेनाइजेशन क्या होती है? मिल्क में आपको पता है, आपने देखा होगा ना, उसमें फैट के ग्लोब्यूल्स भी होते हैं, फिर जो मलाई वलाई सब क्रीम वगैरह इकट्ठी नहीं हो जाती है। तो क्या किया जाता है इसमें, मिल्क जो आपका पैकेट्स वगैरह में आता है ना बन के, उसके फैट के ग्लोब्यूल्स को जो है हाई प्रेशर में उसको और ज्यादा ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे उसमें मिक्स कर दें, ताकि हमें बिल्कुल एक साथ जो है एक मिल्क का सोल्यूशन, एक इमल्शन हमें मिल जाए, और इसकी शेल्फ लाइफ वगैरह इससे बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको बहुत ही स्मॉल होल से इसको ऐसे पास करते हैं। तो इससे क्या होता है आपका, यहाँ पर जो पूरा मिक्सचर है वो होमोजेनस बन जाता है और वो फैट ग्लोब्यूल्स टूट जाते हैं। इसके बाद पेस्चराइजेशन की बात करें, तो ये भी आपका मिल्क के लिए ही एक प्रोसीजर किया जाता है, जहां पर मिल्क को पहले एक कुछ देर के लिए एक हाई टेम्परेचर पे पहुंचाकर फिर उसे कूल डाउन किया जाता है, रैपिड कूलिंग की जाती है। इससे जो है, जो इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि साल्मोनेला हो गया, ई कोलाई हो गया, ये सारे जो है इसमें खत्म हो जाते हैं। इससे शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी, ये सेफ हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए, इससे स्पॉइलेज वगैरह भी नहीं होती। इसके अलावा अगर हम स्टेरिलाइजेशन की बात करें, तो ये वही प्रोसेस है पास्चराइजेशन का, पर पास्चराइजेशन में जो हीटिंग की जाती है वो थोड़ी माइल्ड की जाती है, इसमें थोड़ा इंटेंस हीटिंग की जाती है, ज्यादा हीट हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे इसको कर देते हैं, तो ये आपका स्टेरिलाइजिंग होता है, इससे शेल्फ लाइफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज। एसआई यूनिट क्या है कैलोरीफिक वैल्यू की? किलो जूल पर केजी। ठीक है, गिवन बिलो आर अ फ्यू केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो कुछ केमिकल प्रोसेसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन दिया है, बर्निंग ऑफ कैंडल दिया है, रेस्पिरेशन दिया है, फोटोसिंथेसिस दिया है। तो इनमें से कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन से दो प्रोसेसेस स्लो कंबशन जो है आपका दिखा रहे हैं? अब कंबशन मैंने आपको बताया था, कंबशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। जब हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उसे हम कंबशन कहते हैं। ठीक है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो प्रोसेस है, जहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑब्वियसली ये आपका रहेगा ही रहेगा आंसर में। यहीं से ही आपका जिसमें ए आ रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी 3 या 4 में से आपका सही आंसर हो सकता है। दूसरा देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं है, स्लो नहीं है, बहुत तेजी से यहाँ पर आपका कंबशन होता है। रेस्पिरेशन जो है आपका, बिल्कुल ये भी एक स्लो कंबशन है, यहाँ पे आपकी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर उसको ब्रेक डाउन करता है। तो ए और सी सही ऑप्शन होगा। डी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है आपका प्रोसेस, इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और यह फूड प्रिपरेशन करता है प्लांट इस प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, यानी ये कंबशन का प्रोसेस नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर्स इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क? नायलॉन, रेयन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर। तो इसमें से सही आंसर आपका रेयन है। नायलॉन जो है आपका, इसमें आपकी रोप्स वगैरह बनती हैं। एक्रेलिक भी जो है आपका, इसके शीट्स वगैरह भी होती है, कंस्ट्रक्शन पर्पज में भी यूज किया जाता है, आर्किटेक्चर वगैरह में। और आपका पॉलिस्टर जो है वो एक काफी कॉमन है, जो कि अपनी हाई रिंकल फ्री और स्ट्रेंथ की वजह से आजकल कपड़ों वगैरह में भी बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, if the frequency of vibrations of a body is decreased and its amplitude is increased, then, तो आप कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु के कंपनों की आवृत्ति को हम घटा रहे हैं और उसका आयाम जो है हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आवृत्ति का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है इसे क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देखो, अगर इसकी बात करें, इस डायग्राम को देखो, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है और ये देखो ये लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो लाउडनेस आपकी किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम डिस्टरबेंस कितना हो रहा है पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन से। तो ये देखो ये हाई एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पर चेक करो, ये देखो ये बहुत ही लो एम्पलीट्यूड है। तो लाउडनेस जो है आपकी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा आवाज उतनी ही लाउड होगी। और पिच जो है आपकी वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी पिच जो है उतनी ही आपकी हाई होगी। हायर पिच और लोअर पिच में हम क्या देखते हैं? हायर पिच का मतलब श्रिल आवाज होती है, तीखी आवाज होती है। तो अब यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिक्रीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे तो पिच भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, एम्पलीट्यूड में लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही चीजों पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पिच यहाँ पर डिक्रीज होनी है, बोथ पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस विल डिक्रीज नहीं, बोथ पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड विल इंक्रीज नहीं।
पिच इंक्रीजेस, लाउडनेस डिक्रीजेस, नहीं होगा ये, पिच डिक्रीजेस बट लाउडनेस इंक्रीजेस, फोर्थ वाला आंसर हो। द डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रफेज, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो आपका जो आहारी रेशे, जो आपका रफेज होता है, ठीक है, वो होता है आपका डाइटरी फाइबर। हम कहते हैं ना रफेज, सलाद ज्यादा से ज्यादा खाओ, उसमें फाइबर होता है, तो आपका ये क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रफेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो अर्थक्वेक से रिलेटेड कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट या कौन सा कथन सही नहीं है। रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर बट लोगोरिथमिक, ये सही है, ठीक है, रिक्टर स्केल जो है लीनियर नहीं होता, लोगोरिथमिक होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेस्मिक वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम फोकस, ये भी सही है, सेस्मिक वेव फोकस से ही ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ सेस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ, ये भी सही है, ठीक है, कि जो सेस्मिक वेव्स का एक रिकॉर्ड अगर बनाया जाता है तो वो आपका सेस्मोग्राफ हो गया। द सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द सेस्मोग्राम, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, यानी हमसे जो नॉट करेक्ट पूछा गया था वो ऑप्शन है ऑप्शन 4। ये है आपका, अगर अर्थक्वेक जो है आपका जहां से अराइज होता है, ठीक है, धरती के अंदर जहां से भी आपका शॉक वेव्स अराइज होती हैं, वो कहलाता है फोकस, फोकस से ही आपकी सेस्मिक वेव्स अराइज हो रही है, ठीक है, ये देखो, ये जा रही ना यहाँ से, ये और इसी फोकस के ऊपर ऊपर आते जाओ, जहां सतह के ऊपर जो पॉइंट होता है ना, इस फोकस की सीध में सतह के ऊपर जो पॉइंट होता है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी सेंटर। जहां से वेव्स अराइज हो रही है उसे, तो वो फोकस है, और जहां पर एकदम ऊपर आते जाओ उसी सीध में सतह पर जो पॉइंट है उसे एपी सेंटर कहेंगे। देखिए, जो वेव्स आ रही है उसे हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ये आप देख सकते हो रिक्टर स्केल में किस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, ये इस तरीके से जो रिकॉर्ड हो रहा है ये आपका क्या बनेगा, सिस्मोग्राफ, ठीक है। ये आपका पूरा अर्थक्वेक के बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं। The gas which forms carboxyhemoglobin in the blood causing suffocation is कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? तो ये है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, फॉर्मूला इज CO, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है। अगर इसे इनहेल कर लिया जाए तो ये क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। और हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या था, ये तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है। हमारी सेल्स में जहां जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन कैसे जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर जाती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी एफिनिटी, उसकी अट्रैक्शन पावर हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो अगर किसी रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड है और हम वहां पर वो गैस इनहेल कर ले, तो ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी और ऑक्सीजन को फिर जगह ही नहीं मिलेगी जुड़ने की, और इसकी वजह से सफोकेशन हो जाता है, बिल्कुल डेथ भी हो सकती है। तो इसको बहुत हार्मफुल माना जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये आपका सही आंसर है मीथेन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके फॉर्मूले भी आपको बता देती हूँ। CH4 मीथेन हो गया, वाटर वेपर तो H2O ही लिखेंगे आप, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। In order to determine acidic, basic or neutral character of solution, a student tabulated the following results after experimentation. Which of the following observations has been tabulated correctly? ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशंस दिए हैं, फिर उन्होंने यहाँ रेड लिटमस पेपर का क्या कलर चेंज हुआ, ब्लू लिटमस का क्या चेंज हुआ, फाइनली क्या रिजल्ट निकल के आया कि एसिडिक है सॉल्यूशन, बेसिक है या न्यूट्रल है, वो इन्होंने टेबुलेट किया। तो किसका यहाँ पर करेक्ट ऑब्जर्वेशन है ये देखना है। अब देखो NaCl, NaCl की बात हो रही है। NaCl या कोई भी सॉल्ट होता है उसका एसिडिक या बेसिक नेचर है, ये आप कैसे पता लगाते हो, ये आप पता लगाते हो उसके जो कंस्टिट्यूएंट एसिड या बेसिस है जिससे वो बना है। क्योंकि हम जानते हैं एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये बेसिक है, सबने याद कर रखा है। एसिड और बेस देता है सॉल्ट और वाटर, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, उदासीनीकरण, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब जो एसिड और जो बेस यूज किया होता है जिससे वो पर्टिकुलर सॉल्ट बना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर एक हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज किया है तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। अगर हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक होता है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है।
ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो आपका जो NaCl है वो किससे आया होगा? NaCl आता है आपका HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस आपका NaOH जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो NaCl अपने आप में क्या है? न्यूट्रल हो गया। तो अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ इन्होंने लिख दिया इसको कि ये रेड लिटमस का पेपर तो चेंज नहीं कर रहा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को ये चेंज कर रहा है में, और एसिडिक है, तो ये गलत ऑब्जर्वेशन हो गई। फिर लाइम वाटर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। और लाइम वाटर OH आ गया, यानी कि ये क्या है? बेस है। तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में करता है, ये बिल्कुल सही है। ब्लू लिटमस को कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसे न्यूट्रल लिख दिया, जबकि ये बेसिक आना चाहिए था, तो ये ऑब्जर्वेशन भी रॉन्ग हो गई। सी पर चलेंगे, वेनेगर। वेनेगर क्या होता है आपका? एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है, ये आपका वेनेगर होता है। नाम से पता चल रहा है एसिटिक एसिड है, यानी कि एसिड होगा ये। तो यहाँ पर नो चेंज और न्यूट्रल, गलत ऑब्जर्वेशन दिए। अब वॉशिंग सोडा को देखो, वॉशिंग सोडा आपका क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2, ठीक है। एंड वॉशिंग सोडा या जो भी आपके साबुन वगैरह होते हैं, आप जानते हैं ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। तो यहाँ पर देखो, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, बिल्कुल सही करेगा, बेसिक है नेचर में। ब्लू लिटमस को कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, बिल्कुल सही। और नेचर भी इसका बेसिक लिखा है, यानी कि हमारे जो डी वाला जो स्टूडेंट है, इसका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा सही क्या बैठेगा? 4। अब आपके कुछ पेडागोजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, साइंस की पेडागोजी। तो देखिए, अ साइंस टीचर इज इंटरेस्टेड टू फोकस more on acquisition of process skills by the learners. Which of the following combination of methods of teaching should be preferred by her to achieve the objective? तो वो क्या चाहती है कि प्रक्रमण जो कौशल है उनका ज्यादा आपका अर्जन हो, यानी कि आपके जो प्रोसेस स्किल्स है उस पे ज्यादा बच्चे फोकस करें। तो यहाँ पर किस तरीके का हमको टीचिंग मेथड यूज करना चाहिए? असाइनमेंट कम क्वेश्चन मेथड, लेक्चर कम डिस्कशन, प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पर बच्चा जितना एक्टिव होगा तभी वो प्रोसेस स्किल्स सीखेगा, तो प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड यहाँ पर होना चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, हम यहाँ पर साइंस के ये वीडियोस तो कर ही रहे हैं, कुछ वीडियोस मैं आपके मेंबर्स में भी डालूंगी, और चैनल की मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। बहुत ही वहां पे मिनिमम कॉस्ट रखी गई है, और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस वहां पर अपलोडेड है। सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी वहां पर मैंने करवाई हुई है डिटेल में, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पर कवर कर रखे हैं, और बहुत सारे MCQs जो मुझे डिस्कस करने हैं वो मैं वहीं पर करवाऊंगी। तो अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स इन स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिफिक स्किल्स अगर आपको बच्चों के अंदर डालने हैं तो क्या आपको करना चाहिए? कंडक्टिंग साइंस क्विज, ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड विजिट, कंडक्टिंग साइंस ओलंपियाड, परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क। तो आपको साइंटिफिक स्किल्स बच्चों के अंदर डालने हैं, तो आपको लेबोरेटरी वर्क बच्चों से ज्यादा करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज? तो आपका जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना, महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना, अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना। तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन आपका क्या है? साइंस क्यों पढ़ाई जाती है? बच्चों के अंदर रैशनल थिंकिंग, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए। Question 84. Practical work in science may be given due emphasis in order to improve the percentage of marks obtained by the students, help the students develop the habit of maintaining written records, keep proper check on punctuality and regularity of students, help the students verify theoretical concept. तो प्रैक्टिकल वर्क इसीलिए कराया जाता है ताकि थ्योरी को भी सपोर्ट मिले। बच्चे थ्योरेटिकली तो चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको जब तक वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं देखेंगे तो उसमें वैलिडेशन नहीं आता, वो वेरिफिकेशन नहीं आता। ठीक है, तभी बच्चों को ज्यादा समझ में आता है जब प्रैक्टिकली भी वो चीजें जो है काम करती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ साइंस इज सूटेड मोस्ट टू promote understanding of basic concepts in science, enhance numerical abilities of students, strengthen reasoning skill of students, promote scientific method of working। तो देखिए, प्रोजेक्ट मेथड आपका एक बहुत ही अच्छी तरीका है जहां पर आपको एक वैज्ञानिक तरीका सीखने को मिलता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर आप क्या करते हो? एक हाइपोथेसिस बनाते हो, यानी एक परिकल्पना का निर्माण करते हो, फिर उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हो, उसको टेस्ट करते हो, उसके ऊपर अपना विश्लेषण करते हो, उसके बाद रिजल्ट निकालते हो। तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी यहाँ पर डेवलप होती है। तो ये साइंटिफिक मेथड को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग ऑफ साइंस रेफर्स टू। तो एक संरचनावादी उपागम जो है विज्ञान शिक्षण में किस ओर संकेत करता है? अप्लाइंग डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूले इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग टू स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर रीडिंग मटेरियल टू स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग एडिशनल एकेडमिक हेल्प। तो ये एडिशनल एकेडमिक हेल्प नहीं है,
रचनात्मकता का मतलब क्या है, बच्चा खुद एक्टिव होकर चीजों को खुद से करके सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभवात्मक अधिगम की जब हम बात करते हैं, यानी बच्चा खुद से चीजों को एक्सपीरियंस करे, खुद से करके देखे और उससे अपनी इस समझ को डेवलप करे, तो यही आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, which one of the following is the key feature of formative assessment in science? तो formative assessment जब आपको साइंस में लेना होता है तो उसका की फीचर क्या है? इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, नहीं, समेटिव असेसमेंट एंड ऑफ द ईयर में लिया जाता है। इट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर, ये करेक्ट है, फिर भी और देख लेते हैं। इट इज एम्ड एट डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स। सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होते, इसका एम मुख्य रूप से ये नहीं है, कभी कभी डिफिकल्टीज देखना भी इसका एक मुख्य आपका फीचर होता है। इट इज एम्ड एट एनहांसिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, नहीं, यही सही, सबसे सही ऑप्शन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो प्रकृति होती है वो निदानात्मक होती है, डायग्नोस्टिक, जहां पर आप ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को सीखने के मार्ग पे कहाँ परेशानी आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, उसको आप आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट चलेंगे, समेटिव असेसमेंट इन साइंस शुड मेनली फोकस ऑन। तो समेटिव असेसमेंट को साइंस में किस चीज पर फोकस करना चाहिए? टेस्टिंग ऑफ मेनली प्रैक्टिकल स्किल्स, टेस्टिंग इंपॉर्टेंट थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट, असेसिंग ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, या डायग्नोसिंग द एरियाज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ दिस क्वेश्चन हैज अ प्रॉब्लम इन द सेंस कि मुझे देखिए इसकी कोई बहुत ही ऑफिशियल आंसर की तो नहीं मिली है, ठीक है, हालांकि सारे आंसर्स मैंने वेरीफाई किए हैं, बट दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पर समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है जो आप लास्ट में लेते हो, और सब जगह बुक्स वगैरह में भी आंसर आपका कई जगह मुझे फोर्थ ही मिला, लेकिन ये जो डायग्नोसिस वाला प्रोसेस है, इसका करने का कोई मतलब ही नहीं होता समेटिव में, क्योंकि आपके पास स्कोप ही नहीं है कि आप बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टी को दूर कर सको। वहां पर इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं होता, क्योंकि ये लास्ट में लिया जाता है, ठीक है। तो आंसर हालांकि यहाँ पे ये है कि डायग्नोस करें एरियाज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज को, लेकिन ये समेटिव के लिए नहीं आएगा। बेसिकली मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका आंसर वन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन स्किल्स को असेस करना इसका काम नहीं है। थ्योरेटिकल को ये ऑलरेडी करता ही है, जो हम साइंस में आज समेटिव असेसमेंट लेते हैं वहां पर हम बच्चों को एग्जाम पेपर्स वगैरह ही करवाते हैं, तो थ्योरेटिकल तो हम चेक कर ही रहे हैं। हमें प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी अपना फोकस लाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर वन होना चाहिए। इन केस अगर किसी और को बहुत ज्यादा रेलिवेंट आंसर मिले या कहीं से कोई ऑथेंटिक वैलिड आंसर मिल जाए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। One of the main limitations of the project method of teaching science is that the science students have to perform excessive mental and physical work. It is a psychological method. Knowledge is not acquired in a sequential manner. Integration of concepts in various subjects can be achieved. अब अगर ये तो पॉइंट पॉजिटिव हुआ आपका, इंटीग्रेट अगर कर रहा है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, तो ये लिमिटेशन नहीं हुई। फिर आपका नॉलेज जो है सिक्वेंशियल मैनर में नहीं होती, ये भी कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बच्चा सीखता है। साइकोलॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है चीजों को करने का। जब हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका लिमिटेशन निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि एक्सेसिव मेंटल और फिजिकल वर्क बच्चों को करना पड़ता है यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस मोर ऑन टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू स्टेट द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस करेक्टली, अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू अनफेमिलियर सिचुएशन इन एवरीडे लाइफ, आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बी सफिशिएंटली इक्विप्ड फॉर हायर लर्निंग। तो देखिए हम बच्चों को जब साइंस में असेस कर रहे हैं, तो बेसिकली हम यही देखना चाहते हैं कि बच्चा जो थ्योरेटिकली सीख रहा है, कल को वो अपने जीवन में आने वाली सिचुएशंस में, एवरीडे लाइफ में उसे अप्लाई कर पाएगा या नहीं, यही मुख्य उसका जो है उद्देश्य होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर आंसर नंबर 2। तो यहाँ हमने 30 क्वेश्चंस आपके सीटेट जनवरी का जो 2012 का पेपर था उसके हमने डिस्कस किए। जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पर, जो आपके साइंस के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली आपके क्लास 6 से लेकर क्लास, आप 10th भी ले सकते हो, 10th तक के भी, मतलब वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स जो 9 10 के हैं वो आ जाते हैं आपके 8 7 8 में भी, बट फिर भी थोड़ा सा अपने लेवल को और इंक्रीज करिएगा कि यही वाली बुक्स से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी ही कवर करनी है, कहीं बाहर नहीं देखना, मोस्टली आपको रखना है एनसीईआरटी बेस अपनी तैयारी को। और हम यहाँ पर जो चेक कर रहे हैं वो ये कि कॉन्सेप्ट बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस, मतलब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपके यूटेट से थोड़ा अलग है, यूटेट पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सारे ही क्वेश्चंस आपसे जो है मोस्टली आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस होकर पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके अलावा आप और क्या देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, वो आप हमें जरूर अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।